नमस्कार मित्रों, कुछ एक अध्याय ऐसे होते हैं जिनको खोलना बहुत ज़रूरी होता है। और कई बार ये लगता है कि इन अध्यायों का खुलना ये हमारी कुछ एक कमियों की ओर भी संकेत करता है, इन अध्यायों का खुलना। और कुछ ये भी होता है कि हमारे परिवेश में हमने कैसी कैसी प्रतिभाएं बेवक्त असमय खो दी, और ना केवल खोई बल्कि उनकी स्मृतियों को भी अक्षुण्ण रखने का जो प्रयास होता है, जो ईमानदाराना प्रयास बनता है, वो हम कर नहीं पाए। ऐसी एक मैं आपका ध्यान बांटना चाहूँगा एक हवेली की ओर। एक हवेली है मित्रों, रेवाड़ी से कुछ दूरी पर स्थित है गांव गुड़ियानी। और गुड़ियानी में एक हवेली है, और उस हवेली का पहचान उस हवेली की इतनी है कि ये बाबू बाल मुकुंद गुप्त की हवेली है। अब बाबू बाल मुकुंद गुप्त को समझना भी मित्रों बहुत ही रहस्यमय भी है और विशिष्ट भी लगता है उनको जानना। ये व्यक्ति केवल 42 वर्ष जी पाया, और 42 वर्ष की उम्र तक इस व्यक्ति ने जो जो उपलब्धियां दर्ज की वो आपके लिए भी और मेरे लिए भी आश्चर्य जनक हैं। कि ये व्यक्ति काला कांकर में पत्रकारिता में करता रहा, पत्रकारिता में रहा। वहाँ एक दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान, नॉट हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का ये संपादक भी रहा। वह दैनिक समाचार पत्र काला कांकर के महाराजा ने स्वयं छपवाना आरंभ किया था, प्रकाशित करवाना, संपादित करवाना। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी प्रतिभा इनके प्रारंभिक लेखों से उजागर हो गई थी, स्पष्ट हो गई थी। उन्हीं के आधार पर जब पंडित मदन मोहन मालवीय एक बड़ी अजीब शख्सियत है कि जहाँ कहीं गुणग्राही व्यक्ति थे, जहाँ कहीं को गुणी युवक मिला उसको ले आए और उसको मुख्य धारा में लाके खड़ा कर दिया, ताकि अपनी योग्यता का वह पूरा सदुपयोग स्वयं भी कर सके और पूरा परिवेश कर सके। तो काला कांकर सबसे पहले, काला कांकर के बाद लाहौर की पत्रकारिता, वहाँ कोहिनूर जैसे समाचार पत्र जिनके संपादन मंडल में अहमद नदीम कासमी जैसे महान शायर रहे, वो काला कांकर, लाहौर और उसके बाद बनारस में दैनिक आज और बहुत सारे दैनिक समाचार पत्रों में भी काम करने के बाद ये कोलकाता चले गए। कोलकाता जिसे आज कहा जाता है तो कलकत्ता था उस वक्त, कलकत्ता चले गए और वहाँ से अपने समय के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय दैनिक भारत मित्र के संपादक हो गए। और उस संपादन के पद पर इन्होंने जो धाक अपनी बैठाई, अपनी लेखनी से, अपनी कलम से, अपने निबंधों के माध्यम से, अपने संपादकीय लेखों के माध्यम से, वो अद्भुत थी। और उस समय के वायसराय लॉर्ड कर्जन के लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया था, ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि ऐसे लेखों को करीब से देखना चाहिए। और अपने स्टाफ को लॉर्ड कर्जन ने ये हिदायत दे रखी थी कि इस शख्स का हर संपादकीय और इसका हर विशेष लेख मुझे अनूदित फॉर्म में, अनूदित रूप में मुझे ज़रूर मिलना चाहिए। और क्योंकि वो समझता था कि इसकी कलम में तो आग है, यह शख्स पूरे के पूरे परिवेश को बदल सकने की क्षमता रखता है। लेकिन मित्रों, इतनी उम्र तक दिन रात कलम घिसाने के बाद इस व्यक्ति को अचानक लगा कि शरीर तो जवाब दे रहा है, शरीर की सीमाएं हैं, आप कहाँ तक शरीर से करोगे, अपना ज़बरदस्ती कर सकते हैं, एक सीमा रेखा है। लेकिन जब आप एक लक्ष्य की ओर लगे हों तो सीमा रेखाएं कई बार टूट भी जाती हैं, और इसने भी तोड़ डाली। और अपने भाषा के बारे में इतना सजग रहा। उस वक्त एक बहुत बड़े विद्वान थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आपने नाम सुना होगा। भाषा के मामले में कहते हैं कि वो शिखर पुरुष थे, जो वो कह देते थे भाषा के स्तर पर वही मान लिया जाता था। और कई बार उन्हीं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से किसी एक शब्द को लेकर ये अड़ जाया करते थे कि जो मैंने लिखा है वो ठीक है, उसे कोई चुनौती नहीं दी जा सकती, और ठीक इसलिए है ये इसके प्रमाण हैं। और आचार्य द्विवेदी ने स्वयं माना कि मैंने तो ऐसी प्रतिभा कभी देखी नहीं, मुझे लगता था कि मैं ही सबसे बड़ा विद्वान हूँ, समीक्षक हूँ, और ये गांव का आदमी, गुड़ियानी गांव से आया एक युवक जो है ये मुझे चुनौती दे रहा है, और बिल्कुल प्रबल रूप में दे रहा है, और ये बड़ा इस बारे में तो पारंगत है, इसको तो चुनौती देना ही, इसको छेड़ना ही बड़ा
मुश्किल हो जाता है। और मित्रों, वह शख्स जब थक गया 42 वर्ष की उम्र में, तो उसे याद आई कि एक अपने गांव चला जाए। और उसी गांव चलने की स्मृति को लेकर वो कलकत्ता से ट्रेन पर बैठकर रेल के द्वारा दिल्ली पहुंचा। और तब भी सांस उखड़ी हुई थी, जान तो थी नहीं, सारा जो जिस्म था वो तो ज्ञान के नाम पर समर्पित कर दिया था, ज्ञान के यज्ञ में होम कर दिया था। तो उसे लगा कि अब मैं गांव तक भी कैसे पहुंचूंगा, क्योंकि उस वक्त कोई सड़क, पक्की सड़क उन दिनों में नहीं होती थी दिल्ली से रेवाड़ी जाने के लिए या गुड़ियानी जाने के लिए। और सिर्फ एक रेल थी जो तब तक छूट चुकी थी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से, जब तक ये श्री बांजी की रेल कलकत्ता से पहुंची। मजबूरन एक सेवक साथ ले आए थे, और मजबूरन एक सेवक, उसी सेवक के माध्यम से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के नज़दीक ही एक धर्मशाला में इन्होंने आग्रह किया। खांसी बहुत आ रही थी, सांस उखड़ा हुआ था। और पहली बात तो मैनेजर ने इनकार कर दिया कि मैं इस बीमार आदमी को यहाँ नहीं रखूँगा भाई, इसे कुछ हो गया तो मेरी धर्मशाला बदनाम, मैं तो नहीं रखता। लेकिन बड़े आग्रह के बाद उसने ये माना कि कमरा तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन बरामदे में सो जाए। और उसी बरामदे में, सर्दियों के दिन थे, इस महान व्यक्ति ने अपनी अंतिम सांस ली। और उसके बाद अगले दिन वहाँ से एक विशेष वाहन के द्वारा इनका जो शव है गांव में ले जाया गया, वहाँ अंत्येष्टि की। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि मित्रों, वो सारी प्रक्रिया की कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई दस्तावेजीकरण नहीं हो पाया। यद्यपि ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 116 साल पहले इनका निधन हुआ था, तो 116 साल कुछ ज़्यादा नहीं होती। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके नाम को सम्मान देने के लिए हरियाणा के लगभग सभी मुख्यमंत्री वहाँ एक एक बार गए, और हर मुख्यमंत्री ने घोषणाएं भी की कि यहाँ स्मारक बनेगा, राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ई पुस्तकालय, और न जाने कितने ही ज़्यादा प्रस्तावों और घोषणाओं के माध्यम से इस व्यक्ति को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का प्रयास किया गया। लेकिन हवेली अभी भी उपेक्षित है, वहाँ कबूतरों का डेरा है मित्रों। और कभी जाइए उस तरफ तो उसको तीर्थ मान के नमन करने चले जाइएगा, क्योंकि उसको ऐसे तीर्थ पर जाना, वहाँ नमन करना भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत सारी बातें हैं उनके, शिव शंभू के चिट्ठे और न जाने कितने ग्रंथ इतने ज़्यादा आए हैं कि उनकी गणना करना किसी भी एक प्रकरण में, एक एपिसोड में संभव ही नहीं है। वहाँ पर 4-5 दीवाने लोग हैं, 5 दीवाने लोग हैं, उन्हें 5 दीवाने कहते हैं, वही इस बात के लिए प्रयासशील रहते हैं कि स्मृति को रखा जाए। हर वर्ष वो हवन यज्ञ भी करते हैं और एक समारोह भी करते हैं। खैर, सबसे ज़्यादा पुण्य तो वही लोग कमा रहे हैं मित्रों, लेकिन आप भी कभी हो आइए, आपको भी पुण्य मिलेगा, आपको एक संतुष्टि नसीब होगी, महसूस करेंगे आपने कि आपने एक तीर्थ यात्रा कर ली। शुक्रिया।